साथियों नमस्कार। आज है डेट 7 जुलाई 2025। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष संस्थान यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पहला मिशन जो सूर्य से समर्पित है, सूर्य को यानी सूर्य का अध्ययन करना, बेसिकली सौर पवन सोलर मास इजेक्शन को अध्ययन करना है, उसका नाम क्या है? आदित्य L1 मिशन। कब ये लॉन्च हुआ? 2023 सितंबर महीना 2023 में। आदित्य L1 मिशन में L1 क्या है? L1 आदित्य L1 में L1 क्या है? L का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट 1 ये क्या है वाला? अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो ये सूर्य है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा स्थान जहाँ पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि पृथ्वी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स और सूर्य का भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान है, बराबर है, बैलेंस। ये ऐसा स्थान है यहाँ पर यदि हम कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, कोई सैटेलाइट रख देंगे, तो ये तो ना तो इधर खींच पाएगी सूर्य, ना तो इसको इधर खींच पाएगी, ये बैलेंस में है। इसी को लैग्रेंज पॉइंट 1 कहते हैं। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसा स्थान जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित है, बैलेंस में है, वहीं पर यह आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था, जो लगभग पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। अभी आदित्य L1 मिशन इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसने कुछ मतलब सोलर फ्लेयर का फिगर लिया है, इसलिए कैप्चर किया है, इसलिए न्यूज में है। अगला है अमेरिका। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है अभी एट प्रेजेंट? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। अमेरिका में एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दो ही पार्टी है मुख्यतः। तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण लिया था। कितने नंबर का? 47वें राष्ट्रपति। इससे पहले कौन थे? जो बाइडन थे। और इससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप ही थे। यानी कि ये डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी और अंतिम कार्यकाल है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और अमेरिका के 22वें संविधान संशोधन में कहा गया कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक अपने जीवन काल में 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं रह सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म है, इसलिए ये उनका आखिरी टर्म होगा। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और ये किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे, पेनिसिल्वानिया में, पोटोमैक नदी के किनारे। न्यूज में इसीलिए है क्योंकि अमेरिका के जो दिग्गज टेक हैं एलन मस्क, उन्होंने एक नई पार्टी बनाया है। उन्होंने कहा कि जो 2 दल का सरकार है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का और रिपब्लिकन पार्टी, दोनों को लोगों ने, अमेरिका की जनता ने आजमा कर देख लिया। दोनों ने विकास वगैरह ये वो काम नहीं किया, लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए एलन मस्क ने एक नया पार्टी बनाया। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने बनाया? अमेरिका पार्टी नाम से। क्या है? अमेरिका पार्टी। अमेरिकी दिग्गज, टेक दिग्गज एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं, उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया अमेरिका में, जिसका नाम अमेरिका पार्टी दिया गया है। क्या एलन मस्क राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के? तो इसका आंसर होगा नहीं। एलन मस्क चाहकर भी अमेरिका का राष्ट्रपति कदापि नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अमेरिका का संविधान के अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 खंड 1 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, उसमें जो केवल ओनली जन्मजात नागरिक ही अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी जो भारत में जो यूएसए यानी कि अमेरिका में जन्मे हैं वही व्यक्ति यूएसए के राष्ट्रपति बन सकते हैं। जबकि एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है और उन्हें जनवरी में ही सरकारी दक्षता विभाग का कार्यकारी प्रधान बनाया गया था अमेरिका में। तो ये बात साफ है कि वे राष्ट्रपति नहीं बना सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को बना सकते हैं अपने पार्टी की तरफ से। अगला है जलवायु परिवर्तन के बारे में।
जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जलवायु क्या है? लगभग 30 वर्ष के जो मौसम का पैटर्न रहता है उसका एवरेज देखा जाता है, वही जलवायु है, 30 वर्ष या उससे अधिक के। तो जलवायु परिवर्तन क्या क्या अर्थ हुआ? यानी कि जो मौसम के सिस्टमेटिक पैटर्न में चेंजिंग होना ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि पहले मान लिया जाए मई से जून तक हीट वेव चलता था, ग्रीष्म लहर या लू चलती थी, और वो बढ़कर अब हो गया मई से अगस्त तक, ये बोलेंगे जलवायु परिवर्तन है। पहले वर्षा मान लिया जाए जून से मध्य सितंबर के बीच होती है, अब वर्षा यदि नवंबर तक हो रही है तो ये जलवायु परिवर्तन है। पहले मानसून से एक समान वर्षा नहीं होती थी, अब ये असमान वर्षा हो रही है। तो ये जो सिस्टमेटिक क्लाइमेट है उसमें चेंजिंग होना है जलवायु परिवर्तन है। पहले तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहता था, अब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रह रहा है, तो जलवायु परिवर्तन है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? पॉपुलेशन बढ़ना, जनसंख्या बढ़ना, वनों का काटना, वनोन्मूलन जिसको बोलते हैं, भौम जल का परिवर्तन, प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन अधिक होना, ये सब है इसका मुख्य कारण। अभी एक न्यूज आया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक गर्मी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो अधिक गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि वो सूर्य के रेडिएशन को कैप्चर करके पृथ्वी पर ही रखती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस के कारण गर्मी बढ़ती है। तो अधिक गर्मी बढ़ने से जब हीट बढ़ जाएगा तो बादलों का निर्माण अधिक सघन होगा एक ही जगह, और अधिक सघन जब बादल बनते हैं तो बादल फटने की घटना आम हो जाती है। बादल फटेगा तो बादल फटने से क्या होता है? एकाएक फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एकाएक बहुत सारा पानी वहाँ पर मतलब बरसने लगता है, तो जिसके कारण भूस्खलन हो सकता है, बाढ़ आ सकता है। अमेरिका में, अभी यूरोप में बहुत सारे देशों में हीट डोम की घटना सामने आई थी मई जून में। तो ये हीट डोम क्या होता है? जब पृथ्वी की सतह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो यहाँ का हवा ऊपरी वायुमंडल में जमा हो जाता है, उच्च दाब के कारण जमा होकर एक डोम गुंबद जैसा संरचना बना लेती है, इसी को हीट डोम कहते हैं। अधिक गर्मी के कारण क्या हो सकता है? और नमी खत्म होगा, यानी कि मिट्टी में जो आर्द्रता मॉइस्चर रहती है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण किसानों को सिंचाई की आवश्यकता जल्दी पड़ेगी। सिंचाई करने के लिए भौम जल अधिक खत्म होगा तो जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, और यदि जल खत्म हो गया, भौम जल का स्तर गिर गया तो खाद्य संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब है कुछ कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघलेगा, जो बर्फ़ है पहाड़ों पर, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा, जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ आएगा। ग्लेशियर पिघल जाएगा तो जो सदानीरा नदियाँ हैं जो सालों भर बहती, जैसे गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये सब में सालों भर पानी क्यों रहता है? क्योंकि उसका मेन सोर्स ग्लेशियर है। बरसात का पानी उसमें नहीं रहता, बरसात का भी रहता है बरसात के टाइम में, लेकिन आफ्टर जो मानसून है उसके बाद उसमें ग्लेशियर का ही पानी रहता है, और ग्लेशियर ही नहीं रहेगा तो नदियाँ सूख जाएगी। नदियाँ यदि बर्फ़ पिघल गई तो गर्मी और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ उजला होता है, उजला रंग ये ऊष्मा का परावर्तक होता है। अच्छा, गत पिछले महीना ही मई में स्विट्ज़रलैंड का एक ब्लाटन गांव, जो कि एक ग्लेशियर, बर्च नामक ग्लेशियर टूटने से वो समाप्त हो गया, उसके मलबे में डूब गया। तो ये सब घटना आम हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो इसके उपाय क्या है? जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या को बैलेंस में रखना है, ना तो अधिक करना है ना तो कम करना है, बैलेंस में रखना है जनसंख्या को। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर अधिक फोकस करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए, पॉपुलेशन कम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। और हमारे नीड के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, मतलब ज़रूरत के हिसाब वस्तुओं का प्रयोग हमें करना चाहिए। और बहुत सारे देश, जैसे कि अमेरिका, क्या हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बने तो अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, और अमेरिका वगैरह का ही अधिक रोल होता है ग्रीन हाउस गैस में, कार्बन उत्सर्जन में, और वही देश बाहर निकल गया। तो इसका मतलब उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है, इसमें फालतू खर्च करने की आवश्यकता हमें नहीं है। क्या ये सही है? नहीं सही है। अगला है गिनी इंडेक्स। क्या होता है गिनी सूचकांक? गिनी सूचकांक, पीटी फैक्ट पूछा जाए कि गिनी सूचकांक या गिनी कोएफिशिएंट या गिनी इंडेक्स क्या बताता है, तो ये किसी देश की आय असमानता, इनकम इनइक्वलिटी को बताती है। क्या बताती है? आय असमानता। आय असमानता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गिनी सूचकांक या गिनी कोएफिशिएंट या गिनी इंडेक्स का। अभी एक गिनी कोएफिशिएंट के आधार पर जारी किया गया, जिसमें कहा गया भारत विश्व का चौथा मोस्ट
इक्वल सोसाइटी है। भारत का गिनी इंडेक्स में क्या रहा स्थिति? भारत का पूरे वर्ल्ड में चौथा अच्छा स्थिति, यानी कि भारत ऐसा चौथा देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर इक्वल इनकम है लोगों का, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से उनके पास पैसा इक्वल है। चौथा देश, पहला देश है स्लोवाक रिपब्लिक, दूसरा है स्लोवेनिया, तीसरा है बेलारूस और चौथा बना है भारत। भारत का स्कोर इसमें आया 25.5। तो भारत चौथा इक्वल सोसाइटी है पूरे वर्ल्ड में गिनी इंडेक्स के आधार पर। इसमें भारत का जो रैंक है वो G7 और G20 नेशन से अच्छा रहा। गिनी इंडेक्स को शुरू किया गया था 1912 में इटली के कोरिडो गिनी के द्वारा। गिनी इंडेक्स में 0 से 1 तक स्कोर होता है, यानी कि 0% से बोल सकते हैं 100% तक। और जीरो है जिसका वो सबसे अच्छा मतलब आय समान वाला देश है, इनकम वहाँ पर इक्वल ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड है बोल सकते हैं। और जिसका 1 है वहाँ पर बहुत ज़्यादा असमानता है, इनकम इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। गिनी सूचकांक को या गिनी इंडेक्स को लोरेंज वक्र या लोरेंज कर्व के आधार पर तय किया जाता है। ये लोरेंज कर्व क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। लोरेंज कर्व को लोरेंज नाम के एक सांख्यिकीविद ने स्टार्ट किया था। लोरेंज कर्व यानी कि वक्र मतलब टेढ़ी रेखा। तो लोरेंज कर्व क्या बताता है? पॉपुलेशन, यहाँ पर है प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत, और यहाँ है जनसंख्या इनकम का प्रतिशत, यानी कि कितने लोगों के पॉपुलेशन के पास कितना इनकम है ये बताता है लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ है, ग्राफीय प्रदर्शन है जो बताता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन के पास, कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास कितना परसेंट इनकम है। जैसे मान लेते हैं लोरेंज वक्र कैसे बनेगा, ये देखिए 5% लोगों के पास 20% जनसंख्या के पास 5% इनकम है, 30% के पास इतना इनकम है, 40% का इतना, तो ये एक प्रकार का वक्र बन जाएगा इस प्रकार। तो इसी को बोलते हैं लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र जितना अधिक टेढ़ा होगा उसका मतलब उस देश में उतना ही आय इनइक्वलिटी अधिक है, और जितना अधिक सीधा होगा स्ट्रेट लाइन, यदि लोरेंज वक्र स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो वो देश इनकम इक्वल कंट्री, यानी कि 50% पॉपुलेशन के पास 50% इनकम है, 10% जनसंख्या के पास 10% इनकम है, तो इस पर 100% के बाद 100% इनकम है, यानी कि वहाँ पर इनकम इनइक्वलिटी आय असमानता नहीं है। और जो गिनी कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? यही लोरेंज वक्र होता है, जो इस प्रकार लोरेंज वक्र बना, और ये परफेक्ट लोरेंज वक्र इस प्रकार है। तो दोनों के बीच इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी गैप। इस स्थान को, ये साइडों वाला एरिया को भाग दे देंगे ये पूरा एरिया से, तो उसी को बोलेंगे गिनी कोफिशिएंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना गिनी कोफिशिएंट किससे संबंधित है? तो आय असमानता से संबंधित है, और गिनी कोफिशिएंट लोरेंज वक्र पर आधारित है। बहुत सारी संस्था है जो इनकम इक्वलिटी रिपोर्ट जारी करती है, आय समानता, जैसे ऑक्सफैम का रिपोर्ट होता है, और एक होता है OECD एक संस्था है, वो भी ग्लोबल इनकम इनइक्वलिटी रिपोर्ट जारी करती है। अगला है ब्रिक्स सम्मेलन 17वां, कितना नंबर का है? 17वां 17th ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन पूछ देगा जनवरी में कहाँ है? 2025 में कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो रियो डी जेनेरियो कहाँ है? कहाँ का शहर है ये? ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। यहीं पर 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ, शिखर सम्मेलन। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, और इसका प्रमुख शहर रियो डी जेनेरियो है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी गए वहाँ पर। उन्होंने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को एक एम बनाया, लक्ष्य बनाया। जीरो आतंकवाद पर दोहरे बर्ताव नहीं करना चाहिए देशों को, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलनी चाहिए। पहलगाम अटैक वगैरह का जिक्र किया। और यहाँ से पूछा जाता है पहलगाम अटैक कब हुआ, तो ये डेट याद रखना है। तो ये हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें 26 लोगों की मौत मतलब मारा गया आतंकवादियों के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर इसके बदले में अंजाम दिया गया भारत की तरफ से। ये 6 से 7 मई 2025 को आयोजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों को हिट किया गया। पूछा जाए कि 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये कजान में हुआ था।
रूस के कजान शहर में। ब्रिक्स में टोटल अभी 11 मेंबर हो गए। इंडोनेशिया ऐड हुआ है 2006 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बना है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2009 में हुई। ब्रिक्स में टोटल देश हैं 11 देश हैं लगभग। तो बी से हो गया क्या? ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये तो 5 फाउंडिंग मेंबर बोल सकते हैं। तो ये 5 सदस्य हैं और बाकी 5 और 6 सदस्य अलग हैं। जैसे इजिप्ट है, ईरान है, यूएई है वगैरह वगैरह, इंडोनेशिया भी है। ब्रिक्स का उद्देश्य जो इसके सहयोग देश हैं, सदस्य हैं, मेंबर कंट्री, उसके बीच आर्थिक सहयोग करना, डिफेंस कोऑपरेशन करना, कल्चरल टाई अप करना, संबंध मिलकर मतलब देश के विकास के लिए काम करना। अगला है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान योजना। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियोजना के द्वारा वन धन विकास केंद्र खोला गया अंडमान आइलैंड पर। तो किसके विकास के लिए? अंडमान आइलैंड में जो जनजाति रहते हैं, जैसे ओंगे ट्राइब रहता है वहाँ पर, अंडमानीज रहता है, जरावा रहता है, सेंटिनीलीज रहता है, 4 मुख्य। तो यहाँ पर आपको पीटी फैक्ट क्या है कि अंडमान में मुख्यतः 4 ट्राइब्स या जनजाति रहते हैं, उनका नाम पूछा जाएगा अंडमान द्वीप पर। तो एक तो है अंडमानीज, दूसरा है ओंगे या ओंजे, तीसरा है जरावा और चौथा है सेंटिनेलीज। ये 4 मुख्य प्रजाति ट्राइब्स रहते हैं वहाँ पर अंडमान द्वीप पर, और ये सब के सब नेग्रिटो रेस से संबंधित हैं। नेग्रिटो जनजाति रेस से संबंधित हैं। और वहीं पूछा जाए निकोबार द्वीप पर, तो निकोबार द्वीप पर 2 मुख्य ट्राइब रहते हैं। एक है निकोबारीज जैसे अंडमानीज है उसी टाइप का निकोबारीज, और दूसरा सोमपेन, सोमपेन। ये दोनों निकोबार द्वीप पर रहते हैं। तो जनजातियों के विकास के लिए वहाँ पर वन धन विकास केंद्र खोला जाएगा, जिसमें उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। कोकोनट जो नारियल वहाँ पर अधिक उत्पादित होता है, उससे बेस्ट प्रोडक्ट वगैरह वहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पर जो जनजाति रहते हैं उनका लैंग्वेज अलग है, लेकिन कोई स्क्रिप्ट लिपि नहीं, लिखना नहीं जानते हैं, वो केवल बोलना जानते हैं। और वो उनका जो त्यौहार है, खान पान सब जंगलों पर आधारित है, यानी नेचर के द्वारा उस पर आधारित होता है।